ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए श्रीलंका संसदीय चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत मीरा शंकर और कोलंबो में प्रसार भारती विशेष संवाददाता डॉक्टर अहमद मोइन फारूकी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीलंका की राजनीति में आए ऐतिहासिक बदलाव पर। हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके की नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत दर्ज की है, जिसने दशकों से चले आ रहे पारिवारिक राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी है। इस भारी जनादेश ने उन्हें आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में सुधार और बदलाव का नेतृत्व करने का एक मौका दिया है। डॉक्टर फारूकी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जनादेश क्या इसके मायने निकल के आ रहे हैं और लोगों की क्या उम्मीदें हैं? ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक पड़ाव है श्रीलंका के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हाल ही के वर्षों में कभी श्रीलंका ने देखी नहीं थी। 159 225 मेंबरान के संसद में, यहाँ पर मैं ये भी कह दूं कि इस चुनाव में नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन ने सीटों और वोट शेयर दोनों के मामले में अब तक का सर्वश्रेष्ठ किसी भी पार्टी या समूह का एक प्रदर्शन दर्ज किया है। 2/3 बहुमत हासिल कर नेशनल पीपल्स पावर और राष्ट्रपति दिसानायके की सरकार को भ्रष्टाचार से लड़ने और संकटग्रस्त द्वीप में जीवन यापन की जो लागत की जो मूल चीजें हैं उनको कम करने के लिए जो उन्होंने वादे किए थे और उसके लिए जो सुधारों को लागू करने के लिए एक ख्वाहिश थी, उसके लिए एक मजबूत जनादेश मिला है। 22 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट जिनको हम कहते हैं, उनमें 21 निर्वाचन क्षेत्रों में नेशनल पीपल्स पावर ने जीत हासिल की है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बदलाव का एक संकेत देता है, क्योंकि अब तक हमने जब भी देखा किसी भी चुनाव में श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक रीजन्स रहे हैं, जो क्षेत्र रहे हैं, उनमें हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी था उसमें भी हमने यही देखा था कि वोट अलग तरीके से किया जाता है। लोकल जो पार्टीज हैं, जो प्रांतीय पार्टीज हैं, उनकी तरफ ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने ये देखा कि नेशनल पीपल्स पावर को तकरीबन पूरे द्वीप में अच्छी मात्रा में वोट मिले हैं और ये एक यूनाइट करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लोगों ने दिया है और इससे ऐसी सफलता पाते हुए सत्ताधारी जो गठबंधन है वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे पोजीशन में दिखता हुआ नजर आता है। मीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक, जैसा अभी डॉक्टर फारूकी ने भी बताया कि ये एक ऐतिहासिक जीत है और उन क्षेत्रों से समर्थन मिला है, भारी समर्थन मिला है जहां पारंपरिक रूप से अन्य पार्टियों को समर्थन मिलता था, और तो इसका लोकली जो है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप किस तरह देख रही हैं इसको? ये श्रीलंका के लिए एक मौका है लोगों को जोड़ने का, आर्थिक सुधार करने का और राजनीतिक बदलाव करने का, क्योंकि जो राजपक्षे के समय में आपने देखा था, जन आंदोलन हुआ था, फिर सरकार पड़ गई थी, फिर लोगों ने चाहा था कि कुछ बदलाव हो और फिर रणिल विक्रमसिंघे आगे आए थे प्रेसिडेंट बन के, और उन्होंने राजपक्षे की जो पार्टी थी उसी के समर्थन से सरकार चलाई थी। आर्थिक स्थिति को काफी एक तरीके से स्थिरता मिल गई थी उनके नेतृत्व में, पर बदलाव नहीं हुआ था। और ये हमने देखा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अनुरा, जो नेशनल पीपल्स पावर के अलायंस के कैंडिडेट थे, ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, ये जनता विमुक्ति पेरमुना एक वामपंथी पार्टी जो होती थी वहां, वो मेन पार्टी है इस गठबंधन में। और जो यूएनपी और एसएलएफ और राजपक्षे की पार्टीज थी, ये इस इलेक्शन में करीब करीब उनका सफाया हो गया। तो जब ये राष्ट्रपति चुनाव जीत के आए थे अनुरा, तो इन्होंने पार्लियामेंट को भंग कर दिया था, क्योंकि पिछले चुनाव में इनकी पार्टी को कुल 3 सीट मिली थी पार्लियामेंट में, और फिर इनके आगे ये समस्या थी कि सरकार कैसे चलाएंगे। और जो इन्होंने लोगों को उत्साहित किया है कि हम बदलाव लाएंगे, वो बदलाव कैसे लाएंगे, तो इन्होंने इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत हासिल करी है। और ये जीत न केवल सिन्हला मेजॉरिटी जो क्षेत्र हैं उनमें हुई है, पर ये तमिल
क्षेत्रों में भी हुई है जी। जो उत्तर श्रीलंका में और पूरब श्रीलंका में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तर में तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो अनुरा का गठबंधन है उन्होंने 3 सीट हासिल करी हैं, और जो पूरब में ईस्टर्न प्रोविंस में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खाली बाटिकालोआ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी में एनपीपी ही जीती है। और जहां सेंट्रल श्रीलंका में सेंट्रल क्षेत्र जो है प्रोविंस, उसमें जो तमिल्स रहते हैं जो चाय के स्टेट में काम करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स, ये लोग काफी गरीब हैं और ये बाद में आए थे जी। तो इस इलाके में भी एनपीपी ने जीत हासिल करी है। और जो तमिल पार्टीज थी जैसे इलंकाई तमिल अरसू कच्छी, ये जीत नहीं पाई अपने ही क्षेत्र में। तो एक तरीके से एक नई राजनीति की संभावना खुलती है। किस हद तक इसका फायदा उठाया जाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जेवीपी पहले तो काफी कस के सिन्हला मेजॉरिटी पार्टी मानी जाती थी जी। और तमिल्स को कुछ भी डिवोल्यूशन देने के लिए उसके खिलाफ लड़ती थी। पर इस समय अनुरा ने जब वो कैंपेन कर रहे थे वहां, इन्होंने ये कहा कि जो आपकी जमीनें सरकार के हाथ में अभी भी हैं इलीगल तौर से, वो मैं आपको वापस दिलवाऊंगा। जी। तो अगर वो पूरा करते हैं ये तमिल्स के लिए अच्छा होगा, और अगर ये एकजुट होके आर्थिक जो क्राइसिस है उसका सामना कर सकती है तो श्रीलंका के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ जी जी। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव आप पड़ता देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्रीलंका ने भारत और चीन के बीच में एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी है। भारत में काफी चिंता भी थी एक समय राजपक्षे के समय में कि चीन की ओर बहुत झुक रहा था श्रीलंका, और चीन से बहुत पैसे भी लिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लोन्स भी लिए थे, और 20% मेरे ख्याल से श्रीलंका का जो डेट है वो चीन का ही डेट है। तो मुझे लगता है ये जेवीपी ट्रेडिशनली चीन के साथ बहुत उनके नजदीक रिश्ते रहे हैं, पर अनुरा दिसनायके ने जो भी सिग्नल्स दिए हैं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कि वो एक तरीके से एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है जो धरती से जुड़े हुए हैं जी। तो उनको ये एहसास है कि भारत उनके बिल्कुल नजदीक है जियोग्राफिकली, और भारत से भी बनाए रखना है श्रीलंका के लिए। जी। तो ये भी देखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से ये आगे ले जाते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं चीन के साथ जिससे भारत को चिंता हो। डॉक्टर फारूकी, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या मुद्दे रहे जो लोगों ने जिन मुद्दों पर समर्थन दिखाया अपना, और साथ ही जैसा भी मीरा जी ने भी कहा कि क्योंकि कम अनुभव वाले नेता भी हैं इनके साथ, तो ये क्या एक बहुत प्रमुख चुनौती है, इससे कैसे ये सामना करेंगे? बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि जो कैंपेन का दौर था उसके दौरान काफी सारे टॉपिक्स थे डिस्कशन के, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनमें लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत ही सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है उसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या जीवन की लागत की जो चीजों का जो दर है उनके ऊपर सबसे पहला सवाल था। पहला यह है कि महंगाई दर अगर हम देखें 2022 में जब आर्थिक संकट की जो चरम सीमा जब हमने देखी थी तो 70% तक महंगाई दर बढ़ चुका था जी। आज भले ही वो शून्य की तरफ आ चुका है और नेगेटिव साइड में जा चुका है, लेकिन जो दर ऑलरेडी बढ़ चुके थे उनका इम्पैक्ट आज भी लोगों की जिंदगी में देखने को मिल रहा है और लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत परेशान थे और काफी उनके मन में एक पीड़ा थी और ख्वाहिश थी कि कुछ एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है लोगों के लिए जी। दूसरा है कि जो सरकार में भ्रष्टाचार को लेके काफी सवाल खड़े हुए थे, जो पिछले कई जो रेजिम्स थे, चाहे महिंदा राजपक्षा का रेजिम हो या मैत्रीपाला सिरिसेना का रेजिम हो या फिर गोटाबया राजपक्षा का भी रेजिम हो, तो इनमें काफी भ्रष्टाचार को लेके सवाल खड़े हुए थे। इनको एड्रेस करना और इनके साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस इनमें शुरू करना ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि काफी हद तक ये देखा था कि जब
रानिल विक्रमसिंघा भी जब राष्ट्रपति बने जी। उस वक्त भी कोई करप्शन की तरफ या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की तरफ कोई एक्शन नहीं देखने को मिला था और लोगों के मन में काफी गुस्सा था इन सब चीजों को लेके। इसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री है इसको और मजबूत करने की बात अनुरा कुमार दिस्सनायका और उनके साथियों ने करी थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक इंपोर्ट करने वाला एक अगर देश श्रीलंका हमेशा ही इंपोर्ट करता रहेगा तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ जाता है और इससे वो आगे नहीं बढ़ पा सकते हैं और ये सारी चीजें मिलके एक बदलाव की तरफ लोगों को धकेलती हुई आई थी। और यहाँ पर हमने देखा कि जब 42% वोट राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिस्सनायका ने राष्ट्रपति चुनाव में जीता, वहां से बढ़ के 62% के करीब करीब लगभग 20% का बढ़ाव हमने देखा है बस 2 महीनों के अंदर। तो यहाँ पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक चीज आई है कि शायद ये सरकार है जो उनकी पीड़ाओं का, उनकी मुसीबतों का हल निकाल सकती है। तो ये सबसे बड़ा इशू रहा है। और दूसरा आपने कहा आगे की चुनौतियां जो हैं, अनुभव की कमी एक बहुत ही बड़ा एक इशू आ सकता है सामने, क्योंकि जो संसद में अभी जो चुने गए काफी मेंबर हैं उनके पास ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है। ये पहली बार चुने हुए काफी नेशनल पीपल्स पावर के सांसद हैं और इनको ना पहले पब्लिक लाइफ में ज्यादा कुछ अनुभव रहा और ना ही उन्होंने किसी इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिक्स में कुछ काम किया। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले मंत्रालयों का पद संभाला था। एग्रीकल्चर मंत्री के तौर पे राष्ट्रपति खुद 2004 और 5 के बीच में उन्होंने एक छोटे अरसे के लिए काम किया था। विजेता हेरथ भी एक अरसे में मंत्री रहे थे, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई मंत्री पद कभी किसी ने ग्रहण नहीं किया था। तो सवाल ये जरूर आता है कि संसद में कैसे अपना काम आगे बढ़ाएगी, ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ पाएगा और इन सब रिफॉर्म्स को लाने के लिए कैसे ये मुहिम आगे चलाएंगे, ये सब इश्यूज जरूर आते हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जब 2/3 बहुमत मिला है तो यकीनन कुछ ठोस तरीके से कदम उठाए जाएंगे। मीरा जी, आपसे अंत में संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि 2022 का आर्थिक संकट जब था तो भारत ने श्रीलंका को उभरने में काफी महत्वपूर्ण मदद करी थी, बहुत योगदान था भारत का। तो इकोनॉमिक टाइज जो हैं, तो क्या ये और मजबूत होते दिख रहे हैं? देखिए, जब श्रीलंका की आर्थिक क्राइसिस आई थी 2022 में, तो भारत सबसे पहले आगे बढ़ा था श्रीलंका की मदद करने के लिए। चीन ने काफी देर में डेट रोल ओवर को माना था, जबकि आईएमएफ से काफी बातचीत चल गई थी और आईएमएफ कह रहा था कि जो सबसे बड़े डेट जिनसे लोन्स लिए हैं श्रीलंका ने, उन देशों को डेट रोल ओवर मानना चाहिए। तो चीन काफी देर से जुड़ा था इसमें और ये श्रीलंका में लोग मानते हैं कि भारत ने एक संकट में उनकी मदद करी, पर आगे जाके इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि चीन से श्रीलंका काफी मदद लेता है, भारत से भी लेता है और यही मेरे ख्याल से नीति चलती रहेगी आगे तक। पर भारत को ये देखना है कि किस तरीके से अपनी जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि हम बिल्कुल श्रीलंका के नजदीक हैं, उसको लेके हम अपनी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएं दोनों देशों के बीच में। और कई प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो श्रीलंका की सरकार पे भी निर्भर है कि उस पे क्या व्यू लेती है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा और हमें भी पूरी आशा है कि जैसे 2022 में आर्थिक संकट में भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए आर्थिक संकट से श्रीलंका को निकाला, हमें आगे यही उम्मीद है कि नवगठित सरकार भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करते हुए आगे बढ़ेगी और विकास के लिए कदम उठाएगी। तो श्रोताओं, वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का। और मीरा शंकर जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर फारूकी, आपका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्रीलंका संसदीय चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं पूर्व राजदूत मीरा शंकर और कोलंबो में प्रसार भारती विशेष संवाददाता डॉक्टर अहमद मोइन फारूकी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।